हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे सीएनसीआई स्पेशल एमसीक्यूज पार्ट सेकंड की। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे, साथ में उनके रैशनल्स भी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाए और वहाँ पे सीएनसीआई स्पेशल नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। आप वहाँ से ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ सकते हैं, जो प्रीवियस पार्ट है हमारा वो पढ़ सकते हैं। आज के इस पार्ट के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, साथ में उनके रैशनल्स भी आपको बताए जाएंगे। और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी कहा था, जो आपका सिलेक्शन करवाएगी सीएनसीआई के अंदर वो कौन से सब्जेक्ट करवाएगी, वो करवाएगी ऑन्कोलॉजी। क्योंकि आप वहाँ पे क्या बनेंगे, आप ऑनको नर्स बनेंगे। वहाँ पे कैंसर का इंस्टीट्यूट है तो सीधी सी बात है, ऑनको नर्स आप वहाँ पे बनोगे तो आपको ऑन्कोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आज के इस पार्ट में भी आपको ऑन्कोलॉजी के ही सभी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है और आपके अपने दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं सीएनसीआई की, जो एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर देना है ताकि वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे दोस्तों लिंक, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर एंड व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फुल है, और जो टेलीग्राम ग्रुप और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप ऐड हो सकते हैं। आपको क्या करना है, नर्सिंग चैलेंजर्स आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाने के बाद, और आप चैनल और ग्रुप दोनों के अंदर आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ते रहना। पहला क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो यहाँ से 11वें नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। देखिए BSE से यहाँ से आपको MCQ पूछा गया है, और एक मैं आपको यहाँ से एक अलग से और बता देता हूँ क्वेश्चन जो बनता है। BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े हैं तो आपको पता है कि BSE कौन से टाइप का प्रिवेंशन है। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन से टाइप ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो आपको क्या करना है, सेकंड जो प्रिवेंशन है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, देखिए आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं BSE से, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो एक पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट किसी एक पर्सन को दे रहे हैं आप कि BSE क्या है, कैसे किया जाता है। या फिर देखिए आप विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रॉब्लम, यानी किसी पर्सन को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं BSE के लिए कि आपको BSE जो है हर मंथ आपको परफॉर्म करते रहना है और चेक अपने आप को करते रहना है। तो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम से आप प्रिवेंट करने के लिए आप उस पेशेंट को BSE के बारे में बता रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको CNCI के पेपर में मिल सकता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ओवेरियन कैंसर, सेकंड है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, नेक्स्ट है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, नेक्स्ट है एड्रमोइड सिस्ट। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, ओवेरियन कैंसर। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है उससे किस बीमारी से हम बचा सकते हैं पेशेंट को, ओवेरियन कैंसर से भी बचा सकते हैं, साथ में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उससे भी बचा सकते हैं। यानी पेशेंट को कैंसर होने से पहले ही उसको अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से पता चलता है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है और वो अच्छे से जल्दी केयर मतलब क्योर हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्लाइंट्स विथ ओवेरियन कैंसर आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। देखिए जो अगर किसी पर्सन को ओवेरियन कैंसर हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर ओवेरियन कैंसर हुआ है तो। इसीलिए पेशेंट को किस किस कैंसर के लिए बोल रहे हैं कि आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करते रहना है। अगर आपको ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारी अगर हो रखी है तो आपको टाइम टू टाइम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं ओवेरियन कैंसर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के। नेक्स्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सपोर्ट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ फिर से बताई है इन्होंने कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो क्या करता है, अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, जिससे मतलब ऐसे जो भी कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट देके उसको ट्रीट कर सकते हैं।
ऑप्शन सी है इसके अंदर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। यहाँ पे देखिए सर्वाइकल डिस्प्लेजिया एक ऑप्शन सी भी दिया हुआ है। तो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया का मतलब होता है, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया इज द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ in the lining of cervix that is related with HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। देखिए जो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया है ये सीधी सी बात है तो कैंसर ही। तो यहाँ पे देखिए जो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया उसका मतलब होता है एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना, कहाँ पर, सर्विक्स की लाइनिंग पर। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो आपको क्या करना है आंसर में, आपको आंसर में करना है HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर किसी पेशेंट को हो रखा है और उसके ऐसे ऐसे सिम्टम वगैरह आ रखे हैं, यानी आपको मैं समझा रहा हूँ, बाकी वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए ये कंफर्म नहीं है। लेकिन मान लो आपको इसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पर्सन को सर्वाइकल कैंसर हो रखा है, उसको इस प्रकार की कंप्लेंट्स वो पेशेंट आपको बता रहे हैं, अब आप कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, तो आपको वहाँ पे HPV वैक्सीन का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो वहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना होगा वो क्या करना होगा, HPV वैक्सीन। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव एजेंट पूछे तो आपको क्या करना है, HPV इन्फेक्शन, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसका अगर इन्फेक्शन होता है तो समझ लीजिए कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ए रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन ए फिम मास इज पाल्पेटेड इन द राइट ब्रेस्ट ऑफ ए 35-year-old वुमेन। देखिए एक 35 साल की महिला है जिसके ब्रेस्ट, जो राइट ब्रेस्ट है उसको जब वो पाल्पेट करती है तो उसमें फिल्म मास जैसी आपको फाइंडिंग्स मिलती है। क्या हो रहा है, रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक 35 वर्ष की महिला की राइट ब्रेस्ट को आप जब पाल्पेट करेंगे तो उसमें फिल्म मास जैसी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। आगे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर और क्लाइंट हिस्ट्री वुड सजेस्ट कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एज अपोज्ड टू फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। अब आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पेशेंट की या फिर क्लाइंट की कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही हो या फिर कौन सी जो फाइंडिंग है वो सजेस्ट करेगी इसको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस सेम एज इट इज मिलेंगे, आप ऑप्शंस कंप्लीट पढ़ते रहना। यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ABCD, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, इंक्रीज वैस्कुलरिटी ऑफ द ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो ही रहा है तो उसमें इंक्रीज वैस्कुलरिटी ऑफ ब्रेस्ट आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी। देखिए इसका रैशनल पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज और वैस्कुलरिटी इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर एंड इज कंसिस्टेंट विथ कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। यानी कि अगर ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज हो रही है या फिर वैस्कुलरिटी अगर बढ़ रही है तो वो किसको इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है ट्यूमर की ग्रोथ को। यानी कि ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर जो है वो डेली ग्रो कर रही है, यानी कैंसर आगे से आगे स्प्रेड होता जा रहा है ब्रेस्ट के अंदर। जब आप पाल्पेट करेंगे तो आपको फिल्म मास जैसी कंडीशंस या फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो समझ जाना पेशेंट को क्या हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लंग कैंसर हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। देखिए अगर आपको कोई पूछे कि लंग कैंसर किसी पर्सन को हुआ है तो उसका बेस्ट प्रोग्नोसिस क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, स्क्वेमस सेल। ना ऊट सेल करना है, ना आपको स्मॉल सेल करना है, ना ही आपको एडिनोकार्सिनोमा करना है। अगर किसी पर्सन को लंग्स कैंसर होता है तो उसमें अगर बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, यानी कि लंग्स कैंसर को डिटेक्ट अगर आपको करना है तो बेस्ट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा स्क्वेमस सेल का। यानी स्क्वेमस सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेशनल और देख लेते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज ए स्लो ग्रोविंग रेयरली मेटास्टेसाइजिंग टाइप ऑफ कैंसर। देखिए जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो स्लो ग्रोविंग है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है और रेयरली है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि इस प्रकार के कैंसर के अंदर आपको ये दिखाई दे। आगे है मेटास्टेसाइजिंग टाइप ऑफ कैंसर, मेटास्टेसाइजिंग। तो यहाँ पे जो कैंसर है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक यानी सेल से दूसरी सेल के अंदर जो कैंसरियस सेल है, एबनॉर्मल जो सेल ग्रोथ है उसका होना। तो यहाँ पे जो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो किसको इंडिकेट करती है, वो करती है लंग्स कैंसर को। ये स्लो ग्रोविंग सेल ग्रोथ है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है जो
सेल जो लंग्स कैंसर है उसको बेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्रोग्नोसिस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए क्लाइंट विथ लंग्स कैंसर हैज़ प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ ए सर्जरी दैट कैन बी परफॉर्म्ड। देखिए फिर से लंग्स कैंसर का क्वेश्चन है। यदि क्लाइंट लंग्स कैंसर से लंग्स कैंसर से पीड़ित है, साथ में प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीज, और उसको पल्मोनरी डिजीज भी हो रखी है, लंग्स कैंसर तो हो ही रहा है उस पेशेंट को, लेकिन साथ में उसकी या तो पहले कोई हिस्ट्री है कि पल्मोनरी डिजीज उसको हो रखी हो, या फिर अभी भी उसको पल्मोनरी डिजीज हो रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको निम्नलिखित में से एक वो स्टेटमेंट बताना है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है सर्जरी दैट कैन बी परफॉर्म, कि भाई इस प्रकार की पेशेंट की सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। ये आपको एक स्टेटमेंट, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, इट मे प्रिवेंट सर्जरी इफ द क्लाइंट कैन नॉट टॉलरेट लंग्स टिश्यू रिमूवल। देखिए अगर आप इस प्रकार के कोई भी पेशेंट आपके पास आता है या फिर आपको इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है, इट में प्रिवेंट सर्जरी, इस प्रकार के पेशेंट को क्या करना है, सर्जरी से प्रिवेंट करना है। इफ़ द क्लाइंट कैन नॉट टॉलरेट लंग्स टिश्यू रिमूवल, अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कि लंग्स टिश्यू रिमूव करे कि नहीं करे, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको प्रिवेंट करना है सर्जरी से, आपको सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको पल्मोनरी डिजीज भी हो रखी है और लंग्स कैंसर भी हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि उसको तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के अंदर आप डाल सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे, इफ़ ए क्लाइंट प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीज इज रेस्ट्रिक्टिव एंड एडवांस्ड, यानी जो सर्जरी आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है अगर पल्मोनरी डिजीज किसी पर्सन को होती है लंग्स कैंसर के साथ में। वैसे तो कैंसर होता है तो सीधी सी बात है, वो तो मतलब आप सर्जरी करके ही उसको बाहर निकाल के पेशेंट को बचा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर पल्मोनरी डिजीज हो रखी है तो ऑलरेडी वो लंग्स कैंसर तो है ही, साथ में उसको लंग्स की डिजीज कंडीशन भी है, तो आपको क्या करना है, सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इट मे बी पॉसिबल टू द रिमूव द ट्यूमर एंड क्लाइंट में हैव टू ट्रीटेड विद केमोथेरेपी एंड रेडिएशन। हाँ, पेशेंट को आप केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आपको सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल फॉर सर्जिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ लंग्स कैंसर। देखिए आपको प्राइमरी गोल पूछा गया है कि जो सर्जिकल रिसेक्शन किया जाता है लंग्स कैंसर के अंदर, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, वही आपको पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, टू रिमूव द ट्यूमर एंड एज लिटल सराउंडिंग टिश्यू एज पॉसिबल। देखिए अगर लंग्स कैंसर किसी पर्सन को हो रखा और अगर सर्जिकल रिसेक्शन किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जो ट्यूमर होती है उसको रिमूव करते हैं, जो सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर है, जो लंग्स के चारों तरफ मान लीजिए एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, तो वो जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है उसको सर्जरी के थ्रू उस ट्यूमर को बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो फिर कितनी ही दूर में फैली गई हो, उसको बाहर निकालने से ही पेशेंट बच सकता है। अदरवाइज कैंसर तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू रिमूव द ट्यूमर एंड एज लिटल सराउंडिंग टिश्यू एज पॉसिबल। तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना। ऑप्शंस आप और भी पढ़ते रहना, सेम एज इट इज आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए यहाँ पे रेशनल पढ़ लीजिए, द गोल ऑफ सर्जिकल रिसेक्शन इज टू रिमूव द लंग्स टिश्यू दैट हैज़ ए ट्यूमर इन इट वाइल सेविंग एज मच सराउंडिंग टिश्यूज एज पॉसिबल। जो आपका सर्जिकल रिसेक्शन का जो आपका इंपॉर्टेंट और प्राइमरी जो गोल होगा वो क्या होगा, लंग्स टिश्यूज़ को रिमूव करना जो जहाँ पर ट्यूमर बनी हुई है। बात ऐसी नहीं हो रही कि आप पेशेंट कोई है ही नहीं कैंसर का और आप लंग्स टिश्यू को जो है रिमूव कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर ट्यूमर हो रखी है, कैंसर हो रखा है, तो उस लंग्स टिश्यू को आपको रिमूव करना है जहाँ पर कैंसर हो रखा है, ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। और जो इसके चारों तरफ जितने भी जो भी मतलब कैंसर की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है लंग्स के अंदर, उस पार्ट को आपको रिमूव करना ही करना है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स रिमेनिंग इन द बॉडी आफ्टर द ऑपरेशन, सो एडिशनल ट्रीटमेंट modalities such as chemotherapy and radiation therapy are done।
मान लीजिए आपने या फिर सर्जन ने क्या कर दिया, ऑपरेशन तो कर दिया है। देखिए ऑपरेशन, जो सर्जन है, जो ऑन्को सर्जन है, उन्होंने कैंसर सेल जो भी थी उसका ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ बहुत, मान लीजिए कि कैंसर सेल वहाँ पर रिमेनिंग रह जाती है, चाहे एक छोटी सी एक सेल भी रह जाए, लेकिन मान लीजिए एक या दो वहाँ पे रिमेनिंग थोड़ी सी एबनॉर्मल सेल जो कैंसर सेल है वो रह गई है, तो आपको क्या करना है ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन के बाद में आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी उस पेशेंट को देके उस जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है उसको आप रोक सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे काम करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये बताना है। काम तो जो उनको सर्जन है वो करेंगे, सर्जरी करना उनका काम है, अपना काम तो है पेशेंट को केयर देना, वाइटल्स चेक करना, और बाकी जो भी पेशेंट की सर्जरी के बाद जो कुछ भी काम होते हैं वो नर्सिंग वालों के ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट ए क्लाइंट हैज़ ए लोबेक्टमी, वॉट फिल्स द स्पेस वेयर द लोब वाज। देखिए जो पेशेंट है उसकी क्या कर रहे हैं, लोबेक्टमी, लोबेक्टमी कर रहे हैं। अब आपको क्या पूछा गया है, वॉट फिल्स द स्पेस वेयर द लोब वाज, जो लोब है उसके अंदर क्या भरा होता है और कहाँ पर वो भरा होता है। अब देखिए सीधी सी बात है, लंग्स के अंदर फ्लूइड तो होता ही होता है, अब वो फ्लूइड कौन सा और कहाँ पे वो भरा होता है यही आपको पूछा गया है, और पेशेंट की क्या हो रही है, लोबेक्टमी होने वाली है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, द रिमेनिंग लोब और लोब ओवर एक्सपेंड टू फिल द स्पेस। देखिए जो रिमेनिंग लोब रहती है लोबेक्टमी के बाद में, वो लोब के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जहाँ पर स्पेस बना होता है, जहाँ पर भी स्पेस मिलता है, मतलब जहाँ स्पेस होता है लंग्स के अंदर वहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड से फिल होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिमेनिंग लोब और लॉब्स ओवर एक्सपांड स्लाइटली टू फिल द स्पेस प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द रिमूव्ड टिश्यू। जो प्रीवियसली जो भी आपने टिश्यू वगैरह रिमूव, मान लीजिए उस पेशेंट का ऑलरेडी पहले से कुछ हो रखा है, तो उसके अंदर जो भी रिमेनिंग लॉब रहती है वो फील होती है, वो जो स्पेस होता है वो फ्लूइड से भरा होता है। द डायफ्राम इज कैरिड हायर ऑन द ऑपरेटिव साइड टू फर्दर रिड्यूस द एम्पटी स्पेस। जो डायफ्राम है वो क्या करता है, देखिए कैरिड हायर ऑन ऑपरेटिव साइड, जो ऑपरेटिव साइड होती है जहाँ से ऑपरेशन हुआ है उस साइड में क्या होता है, फर्दर रिड्यूस द एम्पटी स्पेस। जिस साइड में ऑपरेशन होता है उस साइड में तो आपको एम्पटी स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो भी स्पेस आपको मिलता है उसके अंदर आपको फ्लूइड जरूर मिलेगा। वहाँ से तो क्या है, ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन होते ही तो आपको वहाँ पे फ्लूइड वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं है, वो स्पेस तो क्या रहेगा, बिल्कुल खाली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client has been diagnosed with a lungs cancer and required a wedge resection, how much the lungs is removed। देखिए एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है लंग्स कैंसर से और उसको ज़रूरत है वेड्ज रिसेक्शन करने की, वेड्ज रिसेक्शन सर्जरी या ऑपरेशन करने की उस पेशेंट के ऊपर ज़रूरत है ताकि उसको बचाया जा सके। आगे हाउ मच ऑफ द लंग इज रिमूव्ड, तो अब आप कितना जो लंग्स है वो आप रिमूव करेंगे, जी आपको पूछा गया है। वेड्ज रिसेक्शन उस पेशेंट का होने वाला है, लंग्स कैंसर उसको हो ही रखा है, तो अब आपको बताना है कि कितना जो पार्ट है या फिर कितना जो पार्ट जो आप, हाँ यूँ समझ लीजिए कितना पार्ट लंग्स का आप रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, ए स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया नियर द सरफेस ऑफ द लंग्स। आपको बिल्कुल, अगर लंग्स कैंसर हो रखा है तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट आपको लेना है जहाँ पर क्या हो रखा हो, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, जैसे मान सकते हो आप नियर द सरफेस ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की सरफेस होती है वहाँ से आपको क्या करना है, जो वेड्ज रिसेक्शन है वो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले इसका वो समझ लीजिए रैशनल। वेड्ज रिसेक्शन इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, ये तो सीधी सी बात है, रिसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो ये तो क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर ही है। दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यूज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द लंग्स। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यूज का आप क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जो लंग्स की सरफेस के ऊपर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है वहाँ से। आगे इट इज इंडिकेटेड क्लाइंट विथ सर्टेन टाइप ऑफ लंग्स कैंसर सच एज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC। दोस्तों यहाँ पे एक जो वर्ड है न्यू, ये आप जरूर याद कर लेना, बाय द वे कभी
कभार पूछ सकते हैं कि NSCLC का मतलब क्या होता है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना होगा, नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। तो यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार की टाइप का है, जो ऑपरेशन हो रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जो पेशेंट है वो लंग्स कैंसर से पीड़ित है और उसके अंदर जो नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर वो किया जा रहा है। आगे देखिए, इट इज़ डन टू कॉम्बिनेशन विथ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन यूज लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस इज द की टू इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट्स ऑफ क्लाइंट्स विथ लंग कैंसर। देखिए लंग्स कैंसर के लगभग क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, कौन सा आप इंटरवेंशन करेंगे या फिर मैनेजमेंट करेंगे आप टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ क्लाइंट्स विथ लंग्स कैंसर। पेशेंट लंग्स कैंसर से पीड़ित है और वो ज़्यादा सर्वाइव कर सके, इसलिए आप क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या इंटरवेंशन, क्या उस पेशेंट के ऊपर ऐसा करेंगे जिससे वो उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सके, प्रोलॉन्ग वो लाइफ जी सके। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना होगा वो क्या करना होगा, ऑप्शन डी, अर्ली डिटेक्शन। अगर पेशेंट लंग्स कैंसर से पीड़ित है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसकी स्क्रीनिंग करवाइए। उसका अगर डायग्नोस होता है लंग्स कैंसर तो उसका ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल आप करवा दीजिए, तभी वो पेशेंट बच सकता है। तो आपको अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर में करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में रेशनल देखिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर व्हेन द सेल में बी प्री मेलिग्नेंट एंड पोटेंशियली क्यूरेबल वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल। देखिए अगर अर्ली डिटेक्ट आप कर लेते हैं लंग्स कैंसर को, तो वो जो प्री मेलिग्नेंट है, जो पोटेंशियल जो ये कैंसर एबनॉर्मल जो सेल ग्रोथ हो रही है वो पोटेंशियली क्यूरेबल होती है अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये फ़ायदा है लंग्स कैंसर अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी बचाने का। नेक्स्ट, हाउएवर ए ट्यूमर मस्ट बी 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर बिफोर द डिटेक्टेबल ऑन ए चेस्ट एक्सरे, सो दिस इज डिफ़िकल्ट। देखिए अगर आपने पेशेंट को नहीं दिखाया है, ना ही आपने क्या करवाया, कोई स्क्रीनिंग वगैरह करवाई है, पेशेंट का पता ही नहीं चला कि इसको लंग्स कैंसर हो रखा है, और मान लीजिए उसकी जो लंग्स कैंसर है वो 1 सेंटीमीटर डायामीटर के अंदर अगर स्प्रेड आउट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, 1 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा वो डायमीटर के अंदर स्प्रेड आउट हो चुकी है, तो फिर उस पेशेंट में जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं और उसका पता चलता है कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है ट्यूमर बन चुकी है, तो फिर उस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके अगर लंग्स कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी मिल जाता है और क्यूरेबल भी होता है। एज जो स्टेज होती है उनके अंदर जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको बचाया जा सकता है और उनको ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बाद में ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाती है और सेकंड थर्ड स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर तो बचाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए सेंट्रली लोकेटेड ट्यूमर वुड प्रोड्यूस विच ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स। देखिए सेंट्रली जो ट्यूमर है वो बनी है और वो किस प्रकार के सिम्टम्स शो करेंगी, कौन सी, सेंट्रली लोकेटेड, तो आपके सेंटर में ब्रेन के अंदर ट्यूमर हुई है, ब्रेन के सेंटर में जो है वो ट्यूमर हुई है। अब आपको ये पूछा गया है कि कौन से सिम्टम्स आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज मिलेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कफिंग। क्या होगा, कफिंग। यहाँ पे देखिए आपको मैं रेशनल में और बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। सेंट्रली लोकेटेड पल्मोनरी ट्यूमर, देखिए अगर सेंट्रली, हाँ ये लंग्स कैंसर की बात हो रही है, ये ब्रेन की बात नहीं हो रही है। सेंट्रली लोकेटेड, आगे क्या है, लंग्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सेंट्रली अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर हो जाती है, सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पे देखिए इसको पढ़िए, सेंट्रली लोकेटेड पल्मोनरी ट्यूमर आर फाउंड इन द अपर एयरवे वोकल कॉर्ड्स एंड यूजुअली ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो प्रोड्यूसिंग सच सिम्टम्स एज कफिंग, विजिंग एंड स्ट्रीडर। अगर सेंट्रली लोकेटेड अगर पल्मोनरी ट्यूमर होती है या फिर अपर एयरवे जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर अगर आपको फाइंड आउट होता है कि इसको कैंसर हो गया है, जो एयर फ्लो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है एयर फ्लो, आप पेशेंट को मुंह से आप सांस वगैरह दे रहे हैं, तो समझ लीजिए उस पेशेंट को लंग्स कैंसर तो हुआ ही है। साथ में अगर उसके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो कैसे कैसे होंगे, कफिंग होगी पेशेंट को, वीजिंग होगी पेशेंट को, एंड स्ट्रीडर साउंड भी आपको सुनाई देगी। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको लंग्स कैंसर
जिसको सेंट्रली लोकेटेड ट्यूमर हुई है उसके अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ लंग्स कैंसर इंक्लूड परसिस्टेंट कफ, ब्लडी स्पूटम, डिस्निया एंड विच ऑफ द अदर फॉलोइंग सिम्टम्स। अब आपको देखिए यहाँ पे 3-4 सिम्टम दिए हैं और अब आपको एक सिम्टम और पूछ लिया है। देखिए लंग्स कैंसर का ही पेशेंट है ये भी, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वार्निंग साइन एंड सिम्टम है वो आपको बता दिएंगे। इसको परसिस्टेंट कफ की प्रॉब्लम है, ब्लडी स्पूटम आ रहा है, जो बलगम है उसके अंदर आपको ब्लड वगैरह जो खून है वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी पेशेंट को दिखाई दे रहा है, आपको तो क्या दिखाई देगा, आपको तो जब वो दिखाएगा तब पता चलेगा, है ना। परसिस्टेंट कफ उसको हो रखा है, ब्लडी स्पूटम आ रहा है, साथ में डिस्निया, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब आपको पूछा गया है कि आगे आपको एक सिम्टम और बताना है कि इस पेशेंट में वो दिखाई दे, यानी कि लंग्स कैंसर पेशेंट को हो रखा है तो और वो कौन सा सिम्टम है जो उस पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको ऑप्शन बी, रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन। रिकरेंट बार बार उस पेशेंट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशंस डेवलप होती रहेगी। तो ये सिम्टम आपको उसके अंदर आपको बताना होगा कि अगर लंग्स कैंसर हो रखा है तो परसिस्टेंट कफ होगा, ब्लडी स्पूटम देखने को मिलेगा, डिस्निया भी उस पेशेंट को होगा, साथ में रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन भी उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रेशनल देख लेते हैं। यहाँ पे रेशनल देखिए, इफ़ कैंसर इज सस्पेक्टेड इन द लंग्स, अगर पेशेंट के अंदर कैंसर है और वो सस्पेक्टेड है कि वो लंग्स के अंदर ही है, इट कैन कॉज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरा कोल्ड प्लूरल इफ्यूजन। तो उसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पर, प्लूरा के अंदर, और इसी टाइम को क्या कहा जाता है, प्लूरल इफ्यूजन। तो दोस्तों याद रखना, प्लूरल इफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना कहाँ पर, प्लूरा वाले पार्ट में, प्लूरा में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना ही क्या कहलाता है, प्लूरल इफ्यूजन। दिस फ्लूइड बिल्ड अप टेक अप space and fills the pleural cavity resulting in the compression of the lungs making it hard for the client is breathe properly। देखिए जो फ्लूइड फिल हुआ है प्लूरा के अंदर या फिर प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशंस हुई है उस प्लूरल कैविटी के अंदर, तो वो क्या करती है, लंग्स को कंप्रेस करती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर देती है। तो ये जो सिम्टम है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज मिले हैं वो लंग्स कैंसर से रिलेटेड ही मिले हैं। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको याद करने हैं और आपके अपने दोस्त जो भी तैयार करें सीएनसीआई की, उन्हें भी फॉरवर्ड आपको करने हैं। और पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल ही जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।